दोस्तों पिछले अध्याय तक हमने आपको वेव्स पढ़ा दिए थे। अब हम आपको दो तरह के वेव्स, एक साउंड वेव और एक लाइट वेव पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं साउंड वेव के बारे में। तो चलिए पता करते हैं कि साउंड क्या होता है। अभी जो हम बोल रहे हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को फिर सुनेंगे तो आपको कुछ सुनाई पड़ेगा। तो ये जो तरंगे हैं जो आपको सुनने में मदद करती है, ये साउंड है, ये एक तरह का वेव है जो हमारे कानों तक आती है और हमें कुछ ध्वनि यानी साउंड जो भी हो, चाहे हम हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें या कुछ चीची चीची कुछ भी चिल्लाएं, तो वो आपके कानों तक एक वेव उस साउंड को पहुंचाती है और यह वेव साउंड कहलाता है। तो साउंड क्या होता है, चलिए दोस्तों पहले हम एक चीज़ बता देते हैं। एक ट्रिक है मेरे पास, ये है लेफ्ट साइड 20 से पार 2। लेफ्ट साइड का ट्रिक क्या है दोस्तों कि लाइट और साउंड, तो लाइट अनुप्रस्थ है, साउंड अनुदैर्घ्य है, दिख रहा होगा। तो साउंड अनुदैर्घ्य होता है, लाइट अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में सबसे बड़ा ये डिफरेंस क्या है ना, कि अगर वेव उसके डायरेक्शन में जाए ना, किसके डायरेक्शन में, कि पार्टिकल या कण के डायरेक्शन में जो वो मोशन करता है कोई भी पार्टिकल, उसी के डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो। जैसे देख लो ये वेव है, ये पार्टिकल है, इसी के डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य। और साउंड जब भी कोई पार्टिकल होता है तो कंपन इस पार्टिकल के मोशन के दिशा में क्या होता है, वेव जनरेट होता है, गमन करता है। ऐसे वेव को हम लोग अनुदैर्घ्य बोलते हैं और साउंड अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जबकि अगर वेव के परपेंडिकुलर, अगर पार्टिकल के परपेंडिकुलर वेव जनरेट होता है तो और वो इस तरह का आयाम बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अरे अनुप्रस्थ, लाइट अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलिए आज हम दोस्तों अच्छे से शुरुआत करते हैं साउंड के बारे में और जानते हैं कि साउंड कैसा वेव है, साउंड क्या होता है, हमें कभी कम ध्वनि कभी ज़्यादा ध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, क्यों किसी का आवाज़ पतला किसी का आवाज़ मोटा होता है, क्यों जो है साउंड कभी कभी दूर से ही सुनाई पड़ता है कभी नज़दीक से सुनाई पड़ता है, क्यों अगर हम जहाँ कॉम्प्लेक्स जगह मतलब जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ हमें कोई भी चीज़, जैसे ये आदमी यहाँ से इस आदमी को चिल्लाया और भीड़ वाला इलाका है तो कम सुनाई पड़ता है, जबकि अगर ये भीड़ हटा दो तो आराम से सुनाई पड़ता है। तो ये सभी सवालों के जवाब आज आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा हमने बताया, शुरुआत करते हैं साउंड की। और साउंड हमने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, मान लो कि ये वस्तु है और इस पे हमने एक लोहा का आयरन बॉल, मान लो आयरन बॉल है और इस पे हमने एक हैमर यानी हथौड़ा से मारा, एक हथौड़ा से मारा तो सर यहाँ पे इस में एक वेव जनरेट हुआ, एक वेव जनरेट हुआ। ये वेव कहलाता है सर मैकेनिकल वेव, हिंदी में लिख लेते हैं यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग में भी यह वेव जो होता है, चूँकि यह पार्टिकल के अनुदिश दिशा यानी कि उसी के डायरेक्शन में गमन करता है, इसीलिए यह अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करता है। तो मतलब दोस्तों जब कोई भी वस्तु कंपन करती है, जब कोई भी वस्तु कंपन यानी कि वाइब्रेट करती है तो वह एक मैकेनिकल वेव जनरेट करती है। और उस मैकेनिकल वेव में भी वह अगर अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करती है तो वह वेव जो एक संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब सेंसेशन कहने का मतलब कि अगर आपको हमने कुछ बोला, आपने ध्यान लगा के कान खोल के एकदम सुनने की कोशिश की, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा आपको अनुभूति हुआ होगा, कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि नहीं कुछ तो हो रहा है। और वह कुछ तो हो रहा का मतलब कि आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है, आपने कुछ ऑडियो
को हियर किया है, और इसका मतलब है कि आपके कानों तक एक संवेदना उत्पन्न हुई होगी, और वह संवेदना एक वेव के कारण हुआ है, एक तरंग के कारण हुआ है। वह तरंग एक मैकेनिकल तरंग है, मैकेनिकल में भी अनुदैर्ध्य तरंग है, और उसको कहते हैं साउंड। तो साउंड जब किसी वस्तु को, अगर हम किसी दो वस्तु या किसी सिंगल वस्तु में अगर कंपन उत्पन्न होता है तो एक तरह का वेव जनरेट होता है, और वह वेव हमारे कानों तक या किसी भी दूसरे जानवरों और किसी भी जीव में अगर एक संवेदना उत्पन्न करे, उसको सुनाई पड़े, तो वह साउंड वेव कहलाता है। ठीक है, तो साउंड में सबसे बड़ा बात क्या है कि वह या तो मैकेनिकल है या अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब चलिए हम बताते हैं कि साउंड का जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, चूँकि साउंड भी ने बोला कंपन से उत्पन्न होता है, तो साउंड की जो क्या कहते हैं तुमको यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। लेकिन दोस्तों इसकी प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी हम उसको डेसिबल में नापते हैं। प्रबलता इंटेंसिटी क्या होता है कि कोई साउंड वेव कितना स्ट्रांग या कितना वीक है, स्ट्रांग या वीक है। साधारण भाषा में बोले तो ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ रहा है कि कम सुनाई पड़ रहा है, यह आपको प्रबलता बताती है डेसिबल। तो साउंड की आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है, इंटेंसिटी डेसिबल में नापी जाती है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वाट पर मीटर होता है, लिख लीजिएगा ये पूरा पॉइंट, वाट पर मीटर होता है। साउंड की जो आवृत्ति हर्ट्ज में, इंटेंसिटी डेसिबल में, और एसआई यूनिट वाट पर मीटर होता है। आगे पूरा डिटेल से भी जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं आपको कितने तरह के साउंड आपको पाए जाते हैं, तो हम अभी पूरा डिटेल से जाएंगे। साधारणतः 3 होता है। पहला होता है इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे बोल दो, इंफ्रासोनिक साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। दूसरा होता है ऑडिएबल वेव यानी श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे का मतलब बताते हैं। तीसरा होता है सर अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्राश्रव्य तरंगे। आपको दिख रहा होगा अपश्रव्य का मतलब कि वैसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति कम हो और जिसको बहुत कम जीवों द्वारा सुना जाता हो। ऑडिएबल वेव जिसको साधारणतः लगभग जीव सुन पाते होंगे, और अल्ट्रासोनिक वैसा वेव जो कि बहुत ज़्यादा आवृत्ति का होता होगा। नाम से ही पता है, तो चलिए इसका हम हर्ट्ज लिख देते हैं। अगर कोई जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो वो इंफ्रासोनिक होता है। वैसी आवृत्ति जिसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो उसको ऑडिएबल वेव यानी श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और मानव इन श्रव्य तरंगों, इन आवृत्तियों के बीच की तरंगों को सुन पाता है। और अल्ट्रासोनिक होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर हम 0 से 20 तक गए, 20 से 20,000 गए और 20,000 से आगे तक चले गए इन्फिनिटी तक, तो 0 से 20 जो है ये लाइन हमको अपश्रव्य कहलाता है, ये ऑडिएबल कहलाता है, और ये प्राश्रव्य कहलाता है। ये तो सिंपल है। चलिए दोस्तों हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा कि अपश्रव्य, प्राश्रव्य, श्रव्य क्या होता है। दोस्तों कि जब भूकंप आता है ना, आप हमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब भूकंप आता है तो क्या कारण है कि व्हेल, हाथी, गेंडे जैसे जो जानवर हैं ये एकदम हलचल उत्पन्न करने लगते हैं, चिंघारने लगते हैं और दौड़ भाग करके पहुंच जाते हैं एक सुरक्षित जगह पे। रीजन पता है दोस्तों आप लोगों को किसी में कि आखिर क्या कारण है कि व्हेल, हाथी, गेंडे या जो भी जानवर हैं वह इन
भूकंप आने के केस में, सुनामी आने के केस में, ये सभी जो है भूकंप या सुनामी आने के केस में एक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, अपने आप को सेफ कर लेते हैं। रीज़न एक ही है दोस्तों कि जब भूकंप आता है ना तो लगभग 5 हर्ट्ज के आसपास की आवृत्ति जो है, ये जो धरती डोलती है ना, तो इसमें जो वेव जनरेट होता है उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, 5 हर्ट्ज के आसपास, और जिसको ये सभी जानवर सुन पाते हैं। क्योंकि मानव श्रव्य जो है, मानव जो सुन सकता है वो 20 से कम में नहीं सुन सकता है, इसीलिए मानव को तो पता नहीं चलता है, लेकिन इन जानवरों को पता चल जाता है और इनको लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अनहोनी का सेंस ये है, ये अनहोनी का सेंस ये है, और ये लोग फिर इस हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन के वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। इसके बाद हमने बोला कि ऑडिएबल वेव क्या है, तो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो दोस्तों मानव जो होता है ना, हमने अभी बोला कि मानव जब बच्चा रहता है ना, तो दोस्तों वो 20,000 से ऊपर तक की या 20,000 के लगभग की आवृत्ति सुन सकता है बच्चा, यानी 5 साल का मान लो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है, अब मान लो उसने 30 साल की एज में आ गया, इसकी आवृत्ति एकदम घट जाती है, एकदम घट जाती है, इसके आसपास इसकी आवृत्ति आ जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है मानव के श्रवण की क्षमता घट जाती है। इसका मतलब है कि मानव जो श्रव्य तरंगों को सुन सकता था, मानव कान में जो संवेदना उत्पन्न होती थी, मतलब क्या है अब हम बता रहे हैं कि मेरा एक कान जो होता है ना, या इस वेव के उत्पन्न सेंसेशन को गेन करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद हमें एक सिंबल भेजता है माइंड को, माइंड को एक सिंबल भेजता है, और माइंड जो है तुरंत एक्टिव होके पता करता है कि आखिर ये संवेदना, ये सेंसेशन आया कहाँ से। तो पता चलता है कि एक वेव जनरेट हुआ है जो मेरे कानों तक पहुंचा है। अगर इस वेव का हमारे कानों ने सेंसेशन ज़्यादा है, अगर हमने कभी कभी देखते हो दिमाग में आता, अरे कुछ बोल, अरे राम, अब राम ने क्या किया, एकदम कान एकदम खोल के इससे, मतलब इसने सेंसेशन, संवेदना बोलते हैं हिंदी में, सेंसेशन यानी संवेदना जागृत की। अगर इसको लग रहा था कि उसने जो बोला हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसने एक ध्यान से सुना, मतलब उसके अंदर जो संवेदना थी उसको उसने बढ़ा दिया, और दिमाग ने तुरंत एक्टिव होकर इन संवेदनाओं को गेन किया, और इस वेव की जो इंटेंसिटी थी, जो आवृत्ति थी, उसको थोड़ा बढ़ा दिया। मान लो कि हम जोर से चिल्लाए और उसका 15,000 हर्ट्ज था आवृत्ति, तो बहुत से बहुत करेंगे, तो मान लो कि अगर कान ध्यान से लगाए तो हो सकता है कि हमको 16,000 हर्ट्ज की आवृत्ति भी सुनाई पड़ जाए। डेसिबल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मानव डेसिबल में मुश्किल से मुश्किल 35, 70, 90 के आसपास सुनता, बताएंगे वो भी, ठीक है। प्राश्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, जैसे कि चमगादड़ महाराज, गाल्टर की सीटी लिख लेना, ये एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाल्टर की सीटी से उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, या साउंड कैसा उत्पन्न होता है, आवृत्ति कितनी होती है, या किस तरह का वेव उत्पन्न करता है। तो आपको ऑप्शन मार देना है बिना सोचे बिना समझे कि इसकी आवृत्ति 25 के हर्ट्ज से ऊपर होती है, या यह अल्ट्रासोनिक वेव होता है, USW अल्ट्रासोनिक वेव होता है, या फिर इसकी आवृत्ति 25,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ जानवर जैसे चमगादड़, जैसे बिल्ली, इन ध्वनियों को यानी प्राश्रव्य ध्वनि को आराम से सुन सकते हैं, यानी अति तीव्र आवृत्ति की ध्वनि को अगर सुनने में कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली, ये सभी जो हैं सक्षम होते हैं। ये सभी जो हैं इन आवृत्तियों को आराम से अपनी कानों तक आने देते हैं, उनकी संवेदनाओं को महसूस करते हैं। हमने बोला था कि दोस्तों अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग जब पढ़ाए थे तो हम बोले थे क्या कि वैसी तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता हो वह तरंगे साउंड वेव कहलाती है। तो यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है, साउंड वेव कहलाती है। साउंड वेव अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो साउंड को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट भी लिख लेना कि साउंड निर्वात में नहीं चल सकता है,
साउंड को, वेव को गमन करने के लिए कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडियम चाहिए। इसीलिए दोस्तों कि अगर सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है और कोई गैसेज होता है, तो आप अब हमको बताओ कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेज में साउंड किस में ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। तो दोस्तों जिस माध्यम में साउंड की प्रबलता, इंटेंसिटी ज़्यादा हो या स्पीड ज़्यादा हो, साउंड की स्पीड या फिर इंटेंसिटी जिस माध्यम में ज़्यादा हो, वहाँ साउंड आराम से सुनाई पड़ेगा। आप एक क्या करना ना, आप एक हथौड़ा लेना और उसको पहले एक लोहे के बॉल पे मारना, फिर लिक्विड पे मारना और एक गैस के भरे गुब्बारे पे मारना। साउंड तीनों से आएगा, लेकिन इसमें बहुत कम, इसमें थोड़ा और इसमें ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। तो ऑलवेज याद रखना कि सॉलिड में इन ज़्यादा, लिक्विड में कम, गैसेज में और कम। तो साउंड वेव के लिए मीडियम ज़रूरी है, और अगर सॉलिड मीडियम है तो साउंड सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, अगर लिक्विड मीडियम है तो साउंड उससे कम, और गैसेज मीडियम है तो तीनों से कम सुनाई पड़ता है। किस में? गैसेज मीडियम में। और निर्वात में तो साउंड चलता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, हम ध्वनि के 4 प्रमुख लक्षण की बात करते हैं। प्रबलता, तारत्व, गुणता और तीव्रता। प्रबलता यानी लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हमें ध्वनि या तो तीव्र या तो स्लो सुनाई पड़ती है, तीव्र या क्षीण सुनाई पड़ती है। तीव्र मतलब कि जो लाउडनेस ज़्यादा हो, जिसका लाउडनेस ज़्यादा हो और लाउडनेस कम हो। तो यानी ध्वनि हमको या तो तेज या स्लो सुनाई पड़ती है, उसका रीजन प्रबलता है। और तारत्व उससे संबंधित होता है, प्रबलता, तारत्व उससे संबंधित होता है। अगर किसी ध्वनि की प्रबलता निकाली जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग आई के, जहाँ आई होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी प्रबलता की अगर एसआई मात्रक की बात की जाए तो ये होता है वाट पर मीटर, और इसकी एसआई यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। अभी हम प्रबलता और तीव्रता में थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रबलता और तीव्रता क्या होती है। तो दोस्तों हमने बोला कि ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और हथौड़े से हमने इसको पीटा, ठीक है, हथौड़े से पीटा। तो दोस्तों एक साउंड वेव जनरेट हुआ, लेकिन इसने, यह जो ये व्यक्ति है वह बहरा है और यह व्यक्ति को बहुत साफ सुनाई देता है, इसको हम लोग साफ सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो कान की संवेदना है, कान की संवेदना मतलब इन तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता, टू गेन द वेव, इस तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता कान की संवेदना कहलाती है। कान की संवेदना मतलब सेंसेशन, कि तुम कितने एक्टिव हो तुम्हारे साउंड को सुनने के लिए, ये कान की संवेदना कहलाती है। और ये ज़्यादा है, ये बहरा ना कहो, हल्का बहरा कह दो, यानी इसको कम सुनाई पड़ता है, इसके कान की संवेदना कम है, कान की संवेदना कम है। तो अब हमको बताओ कि कौन सा आदमी स्पष्ट सुनेगा उस ध्वनि को जो हैमर को लोहे के बॉल पे पीटने से आया है। यह एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल को एक हैमर, हथौड़े से पीटा गया, तो यह दो व्यक्तियों में कौन व्यक्ति आराम से सुनेगा? तो आप स्पष्ट बोल दोगे यह व्यक्ति, क्योंकि यह तो बहरा है, इसका मतलब इसकी संवेदना कम है, यह उतना स्पष्ट नहीं सुन पाएगा, यह सुन पाएगा। लेकिन यह गुण क्या है, यह क्या है ध्वनि का, ऐसा कौन सा लक्षण है? तो वह लक्षण दोस्तों प्रबलता है, वह लक्षण प्रबलता है, क्योंकि प्रबलता किसी ध्वनि को तीव्र या स्लो सुनने में मदद करता है। लेकिन अब होता क्या है कि यह ध्वनि तीव्र है या स्लो है, तो हमने बोला कि तीव्रता क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, फिर प्रबलता पे भी आएंगे, क्योंकि दोनों एक नहीं है लेकिन संबंधित है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर एक ही वेव जनरेट हुआ और यह वेव इस वेव को समान ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इसको कम, एक ही वेव जनरेट हुआ मतलब सेम, एक ही हथौड़ा से पीटी और सेम वेव जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि इसकी तीव्रता समान है, तीव्रता समान है। दो अलग अलग वेव रहता तो दोनों की तीव्रता अलग अलग होती। तीव्रता क्या होता है पहले वो जान लो।
तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, अभी हम इसको मिटा रहे हैं, सिर्फ यहाँ देखना कि दोस्तों यह एक आयरन बॉल था जिस पे हमने हैमर मारा, तो यहाँ से एक वेव जनरेट हुआ, तो तीव्रता क्या होता है, किसी वस्तु के किसी एकांक क्षेत्रफल पे, एकांक मतलब क्या होता है कि टोटल का कोई एक फिक्स पॉइंट जहाँ से ध्वनि वेव जनरेट होता है, तो एकांक क्षेत्रफल से, यानी टोटल का कोई एक कंसीडर पॉइंट एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु से एक वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा, यानी कि अगर हमने इस हथौड़े को पूरे बॉल पे नहीं पीटा, सिर्फ यहाँ पीटा, झंझनाहट देखना कि आपको लगेगा कि ये पूरा बॉल जो है वह कंपन कर गया और पूरा बॉल वेव जनरेट कर रहा है। मतलब कि अगर ध्वनि की तीव्रता की बात की जाए तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसी एकांक क्षेत्रफल से अगर हम ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, तो वह ध्वनि ऊर्जा जो साउंड वेव जनरेट करता है उसे हम लोग ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। अगर तीव्रता किसी वस्तु का समान है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से निकला हुआ ध्वनि वेव सेम है, तो वह दो वस्तु को अलग अलग सुनाई पड़ रहा है, उसका रीजन प्रबलता है, ठीक है। तो तीव्रता से प्रबलता का संबंध यह है कि अगर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से कोई ध्वनि उत्पन्न हुआ है, तो वह उत्पन्न हुआ है तो हर एक आदमी को सेम सुनाई पड़ना चाहिए था, क्योंकि इस वेव ने बोला कि हम तो समान हैं क्योंकि हमने सेम वेव जनरेट किया है। तीव्रता ने कहा कि हम सेम वेव जनरेट किए हैं, लेकिन प्रबलता ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कान का इंटेंसिटी, तुम्हारे कान की जो संवेदना है और तुम्हारे कान की संवेदना अलग अलग है, तुम्हारी ज़्यादा है तुम्हारी कम है, इसलिए तुमको ज़्यादा सुनने देंगे, तुमको कम सुनने देंगे। तो प्रबलता केवल ध्वनि का वह लक्षण है जो ध्वनि की तीव्रता को किसी दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो प्रबलता ध्वनि की तीव्रता को किसी दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचाने में मदद करता है। कान तक पहुंचा दिया, लेकिन जिसके कान की संवेदना ज़्यादा है वह उस ध्वनि की तीव्रता को स्पष्ट सुनेगा, जिसके कान की संवेदना कम है इस तीव्रता की ध्वनि को कम सुनेगा। तो अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तीव्रता इकाई क्षेत्रफल पे ध्वनि जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उस ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। और तीव्रता हमेशा क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल से एक समान वेव जनरेट करता है, जो इस मानव को भी और इस मानव को भी समान सुनाई पड़ना चाहिए था, लेकिन बीच में आ गया प्रबलता। और प्रबलता ने क्या कहा कि नहीं, जिसके कान की संवेदना ज़्यादा होगी इस तीव्रता को वह स्पष्ट सुनेगा, और प्रबलता तीव्रता के मान को कान की संवेदना पर निर्भर करा दिया। यानी कि प्रबलता ध्वनि को तेज या स्लो करता है, जबकि तीव्रता केवल और केवल ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि का वेव आयाम कितना है वह बताता है। साधारण भाषा में बोले दोस्तों, तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक दो आयरन बॉल है, अब हम तुमको स्पष्ट बता रहे हैं कि तीव्रता क्या होती है। इसके किसी एकांक क्षेत्रफल पे मान लो कि हमने कंपन उत्पन्न कराया, हथौड़ा से पीटा, तो यहाँ कंपन उत्पन्न हुआ, एक वाइब्रेट उत्पन्न होने के कारण उसमें वेव जनरेट हुआ जिसको हमने साउंड वेव बोला, ठीक है। और यह साउंड वेव जब एकांक क्षेत्रफल से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है तो वह ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। अब आपने बोला कि यहाँ हमने एक आयरन बॉल लिया है, यहाँ एक वुडन बॉल लिया है, वुडन बॉल। आपने क्या कहा कि दोनों को हम एकांक क्षेत्रफल पे पीटे हैं, और दोनों ने समान तीव्रता उत्पन्न की है। दोनों ने क्या की है, समान तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब होता है ना भेदन क्षमता, भेदन का मतलब कि आर पार हो जाना। जैसे कि हमने बोला कि अगर लेजर लाइट है, एक एग्जांपल देख लो, एक लेजर लाइट है, अगर यह एक शीशा का गिलास है और इस लेजर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्या करता है, इसमें हॉल करके निकल जाता है ना।
लेजर लाइट क्या करता है, अगर उसकी इंटेंसिटी को इतना हाई कर दे तो वो गिलास को बीच बीच ब्रोक करके आगे चला जाता है। इसका मतलब इंटेंसिटी का मतलब होता है भेदन क्षमता, यानी कि उसकी गमन की क्षमता। तो तारत्व भी क्या होता है, तीव्रता क्या होता है, ध्वनि के गमन क्षमता होती है। और गमन क्षमता अगर बोला जाता है कि वुडन बोझ का आयरन बॉल का भी समान है, मान लो इसको हल्का से पीटा हो, इसको जोर से पीटा हो, फिर भी यह आदमी आयरन बॉल को आराम से सुनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रबलता, इसकी कान की संवेदना जो है इस वेव के लिए ज़्यादा है, इस वेव के लिए कम है। तो प्रबलता ने क्या कहा कि जो भी तीव्रता तुम उत्पन्न करो बराबर ही, कोई मतलब नहीं है। कान की संवेदना जिसके लिए ज़्यादा वह ज़्यादा ध्वनि सुनेगा, कान की संवेदना जिसके लिए कम वह कम सुनेगा। दोस्तों बोर्ड पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये सभी पॉइंट तीव्रता से रिलेटेड हैं, ये आप जरूर लिख लेना। होता क्या है दोस्तों कि प्रबलता की एसआई यूनिट वाट पर मीटर होती है, इसलिए हमने ध्वनि का एसआई यूनिट बोला था। क्यों? क्योंकि ध्वनि जितना कम या जितना ज़्यादा सुनाई पड़ता है वह उसका लाउडनेस होता है, इसलिए हमने ध्वनि को उससे बोला था। लेकिन तीव्रता वाट पर मीटर स्क्वायर होता है और तीव्रता को बेल ने खोजा था, इसलिए ध्वनि की इकाई बेल या डेसीबेल होती है। डेसीबेल ध्वनि की छोटी इकाई है और बेल बड़ी इकाई है। अगर तीव्रता की एसआई यूनिट की बात करें तो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, प्रबलता का वाट पर मीटर होता है। इसका मतलब ध्वनि वाट पर मीटर स्क्वायर बेल डेसीबेल, यानी ध्वनि की जो यूनिट है वो डेल या डेसीबेल है, लेकिन एसआई यूनिट में प्रबलता के लिए ये और ऐसा तीव्रता के लिए ये। तो जो ध्वनि की तीव्रता है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस पर डिपेंड करता है। तो हमने बोला कि यह एक आयरन बॉल है, फिर एक सेम एग्जांपल ले रहे हैं बार बार क्योंकि आसानी से आपको वो समझ में आए। एक एकांक पर हम हथौड़ा पीटे तो इस एक एकांक पीटने के कारण एक वेव जनरेट हुआ। एक मानव यहाँ सुन रहा है इसको कान लगा के, तो यह मानव इस ध्वनि की तीव्रता को कब आसानी से सुन पाएगा? जब इसकी प्रबलता तीव्र होगी, प्रबलता तीव्र होगी। तो अब प्रबलता की हम बात कर चुके हैं कि प्रबलता केवल और केवल तीव्रता के आयाम को घटाता या घटाता, यानी कान की संवेदना को, कान की संवेदना जितनी होगी सुनने की जितनी क्षमता होगी, तीव्रता उतना ही उसको सुनाई पड़ेगा, भले तीव्रता का आयाम जो भी हो, एम्पलीट्यूड जो भी हो। अब ये तीव्रता है दोस्तों, तीव्रता का यूनिट बेल या डेसिबल से नापते हैं, ऐसा यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब दोस्तों यह कान यहाँ है और यहाँ पर जनरेट हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो ध्वनि की तीव्रता 1/r² के इन्वर्स, यानी कि ध्वनि की तीव्रता इस दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उत्पन्न कंपन यानी उत्पन्न आवृत्ति के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो मीडियम ध्वनि जिस मीडियम में गुजर रही है, मान लो हवा में गुजरी, तो हवा का जो डेंसिटी होगा, मीडियम का जो डेंसिटी है, यहाँ डी फॉर मीडियम डेंसिटी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीडियम डेंसिटी। तो ये लिख लेना कि ध्वनि सुनने वाले व्यक्ति और उत्पन्न एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीव्रता फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डेंसिटी मतलब जिस मीडियम में यह वेव गुजरा, और प्रबलता, एक लास्ट फॉर्मूला लिख लेना, प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग आई होता है लाउडनेस, और लॉग आई बराबर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। चलिए अब बात करते हैं तारत्व और गुणनता की। दोस्तों ध्वनि की तारत्व यानी पिच जो होती है ना, वह ध्वनि का वह लक्षण होता है जो उसकी आवृत्ति के बढ़ने या घटने पर ध्वनि का जो पतलापन है या मोटापन है। जैसे कि हमने बोला कि एक लड़की और एक लड़का की आवाज़ को आप सुन लेना, एक लड़की और एक लड़का के आवाज़ को सुनना, तो एक इसकी जो आवाज़ है वो आपको पतली या मधुर सुनाई पड़ती है एक लड़का के मुकाबले, जबकि इसका आवाज़ थोड़ा ध्वनि हल्का कर्कश या मोटापन रहता है। इसका रीज़न क्या है कि तारत्व जो होता है ना वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति जिसकी ज़्यादा होगी उसका तारत्व ज़्यादा होगा, यानी पिच ज़्यादा होगा। पिच ज़्यादा होने से दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने यहाँ बोला, और मेरा बोलने का जो आवृत्ति है, हमेशा अगर आवृत्ति बढ़ा देंगे हम, आवृत्ति बढ़ा देने से क्या होता है दोस्तों कि इसका रेंज बढ़ गया, ऐसे, ठीक है। आवृत्ति बढ़ा देने से इसका रेंज बढ़ता है। और चूंकि हम पिच की बात कर रहे हैं,
तो आवृत्ति बढ़ा देने से जो ध्वनि का जो पिच होता है ना, वो पिच भी बढ़ जाता है, उसका आयाम बढ़ जाता है। इसके कारण ध्वनि पतली हो जाती है, ध्वनि पतली होते चले जाती है, और पतली होने के कारण ध्वनि हमको एकदम धीमा या एकदम मधुर सुनाई पड़ता है। जबकि हम लोग जो बोलते हैं एकदम कर्कश होकर, एकदम मोटा आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के जो बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है कि हम लोग जब बोलते हैं तो उसकी आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति कम होने के कारण उसका पिच भी कम जाता है। पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ होता है, और इसलिए मेरा ध्वनि आपको मोटा सुनाई पड़ता है। मतलब सीधा सा बात है कि जैसे जैसे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व घटेगा, ध्वनि मोटी होगी, बढ़ेगा तो ध्वनि पतली होगी। तो आपको अगर बोला जाए कि किसी वस्तु का ध्वनि पतला होना किस पे डिपेंड करता है, तो तारत्व किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि मोटा की पतला, तो ध्वनि पतला होता है। अगर गुणता की बात की जाए दोस्तों, तो आपको स्पष्ट गुणता में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब क्या कि दोस्तों, आपने सोनू निगम को भी सुना है, आपने अनु मलिक को भी सुना है, ये बेचारा गाता क्या है पता नहीं, ठीक है। आपने उदित नारायण को भी सुना है, अभी पुरुषों को पुरुषों की तरफ रहने दो। आपने अलका याग्निक को भी सुना है, आपने लता दीदी को भी सुना है, आपने श्रेया घोषाल को भी सुना है। जरा मेरे सवाल का जवाब देना कि कितने आदमी हैं जो इन सभी के साउंड में अंतर पता कर पाते हैं गाना को सुन के, कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। आपको क्या नाम है, कुमार सानू ने गाया है। और यह जो बॉर्डर फिल्म का गाना होता है, एक गुजरने वाली हवा, आपको सोनू निगम ने गाया है। और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये आप गाना सुन के उनकी आवाज़ों को सुन के कैसे पता कर लेते हैं कि यह आदमी ने गाया होगा? क्योंकि वह ध्वनि की विशेष गुणता के कारण ध्वनि एक अलग आवृत्ति प्रोड्यूस करती है, जो आवृत्ति उस आदमी की एक फिक्स आवृत्ति होती है। वह जो आवृत्ति प्रोड्यूस करता है, वह जो आवृत्ति प्रोड्यूस नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है, वह आवृत्ति जो होता है वह हर एक मानव का, हर एक जीव का अपना एक फिक्स आवृत्ति होता है। और उसी फिक्स आवृत्ति से वह बोलता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आप अगर वीडियो को सुनेंगे मेरा देखे बिना, चेहरा देखे बिना भी, तो दोस्तों आप बोल देंगे कि अच्छा ये सौरभ बोल रहा है, हाँ ये इसका आवाज़ तो हम बहुत बार सुने हैं। मतलब मेरी आवृत्ति को आपने सुना है। अगर विभिन्न तीव्रता वाली वस्तु, विभिन्न बोलते हैं, समान तीव्रता, अगर हमने बोला कि यह आवृत्ति इसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता, मतलब तीव्रता एक एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में उत्पन्न आवृत्ति में उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा या ध्वनि आवृत्ति, सीधा बोल देते हैं ध्वनि आवृत्ति। एक एकांक क्षेत्रफल पे जो तीव्रता का डेफिनेशन होता है 1 सेकंड में उत्पन्न ध्वनि आवृत्ति। तो ध्वनि आवृत्ति, बार बार बोल रहे हैं ध्वनि आवृत्ति। तो अभी हमने इससे पहले तारत्व पढ़ाया, उसमें बोला कि जिसकी आवृत्ति जैसी होगी ध्वनि पतला या मोटा होगा। अगर जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे ध्वनि मोटा होती जाएगा, आवृत्ति घटाते जाएंगे ध्वनि पतला होती जाएगा। तो जितने भी गायक है उसका तारत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। आवृत्ति और तारत्व ज़्यादा होने के कारण इनकी आवाज़ पतली होती है, ध्वनि पतली होती है। अभी हमने पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ पढ़ाया। और पिच जो है, तारत्व जब बढ़ता है तो ध्वनि पतली होती है। कब बढ़ती है, जब आवृत्ति बढ़ता है। तो यह लोग अपने एक फिक्स, एक ऊंची आवृत्ति पे गाते हैं। ऊंची आवृत्ति पे गाने के कारण इनका जो पिच है, जो तारत्व है, वह बढ़ जाता है, और जिसके कारण ध्वनि पतली होती है, ध्वनि कर्कश नहीं होता। उसी तरह आप देखते होंगे कि इस दीदी जी का पिच जो है ना, मैक्सिमम हाई, इतना हाई है कि इनकी आवाज़ बहुत पतली और सुरीली सुनाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि की जो गुणता होती है वह क्या करता है दोस्तों, ध्वनि की गुणता कि इस मानव ने सेम फ्रीक्वेंसी, और इस मानव ने भी सेम फ्रीक्वेंसी और इसने भी सेम तीव्रता, सेम इंटेंसिटी से आवाज़ लगाई, यानी गाना गाया। मान लो कि यह सोनू निगम जी हैं और यह आपको कुमार सानू जी हैं, और इसने दोनों ने गाया कि ए गुजरने वाली हवा बता,
इतना काम करेगी क्या। तो ये जो गाना दोनों ने गाया है, फिर भी आप बता दोगे कि यह सोनू निगम ने गाया है या कुमार सानू ने गाया है, जबकि वही गाना की आवृत्ति दोनों ने समान रखी है, दोनों की तीव्रता इंटेंसिटी दोनों ने समान रखी है, फिर भी आप दोनों की आवाज़ में लक्षण पता करते हैं। वह लक्षण, वह गुणता कहलाती है, वह ध्वनि की गुणता कहलाती है, जो समान आवृत्ति और समान फ्रीक्वेंसी के बावजूद दो अलग अलग लोगों के ध्वनि ऊर्जा को डिफरेंस करता है, उत्पन्न, ध्वनि ऊर्जा में अंतर उत्पन्न करता है, ध्वनि ऊर्जा में अंतर करता है। यही गुणता कहलाती है। इसीलिए हमको कुमार सानू और सोनू निगम की आवाज़ में स्पष्ट अंतर पता चल जाता है। अगर एक से ज़्यादा आवृत्ति एक साथ मिल जाए ना, एक से ज़्यादा आवृत्ति एक साथ मिल जाए ना, उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। और स्वर बहुत सुरीला होता है। आवृत्ति बहुत ज़्यादा मिल जाने के कारण पिच क्या होता है, बढ़ जाता है। पिच के बढ़ जाने के कारण वह क्या कहते हैं, ध्वनि पतली हो जाती है। हारमोनियम का साउंड सुनो, बांसुरी की साउंड सुनो, आपने फ्लूट कभी सुना होगा तो आपको बहुत कान को मतलब एकदम अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ में जाके चिल्लाओ, रे राम रे श्याम, अरे मछली ले लो रे, तो क्या होता है, मछली बेचो, चाय बेचो, भीड़ भाड़ में देखो, वहाँ पे आपको एकदम खराब सा लगेगा जैसे कान दर्द करने लगा है। तो ये सभी ध्वनि की गुणता है। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में भी ध्वनि की कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।